जनादेश था मोदी जी और देवेंद्र जी के नेतृत्व में यहाँ भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की सरकार, जो कहते हैं कि हमने वादा तोड़ा है। मैं इनको याद कराना चाहता हूँ, भैया हम तो वादे पर खड़े रहने वाले लोग हैं, इस प्रकार के सफेद झूठ नहीं बोलते। मैं कभी कुछ कमरे में नहीं करता, डंके की चोट पर सार्वजनिक रूप से। तो उद्धव जी, आपकी सभी प्रत्याशियों के बैनर पर आपसे 2.5 गुना बड़ा फोटो नरेंद्र मोदी का लटका कर आप प्रचार करते थे, मोदी जी के नाम पर वोट मांगते थे। सत्ता के मोह के अंदर बाला साहब ठाकरे के सारे सिद्धांतों को तापी नदी में डालकर इस सत्ता पर बैठ गए। इस भूमि पर पैर रखकर, इस मिट्टी को छूकर एक बहुत बड़ी चेतना की प्राप्ति हमेशा से करता हूं, क्योंकि यही भूमि है जिसने पूरे देश को स्वदेश और स्वधर्म के लिए जान देने का संस्कार और जान देने का जज्बा दिया। जब मुगलों का शासन था, औरंगजेब का शासन था, चहु और घोर अंधेर रात्रि दिख पड़ती थी, कहीं पर तनिक मात्र भी प्रकाश के चिन्ह दिखाई नहीं पड़ता था। उस वक्त शिवाजी महाराज ने, एक युवा बालक जैसे शिवाजी महाराज ने स्वराज की बात कर कर पूरे देश के अंदर चेतना जागरूक करने का काम किया। वहां से चली हुई यात्रा आज मोदी जी के नेतृत्व में भारतवर्ष को विश्व गुरु बनाने तक पहुंची। उन्होंने जो इतने अल्प कालखंड के अंदर अनेक प्रकार के साहस किए, मुगलों की जमी हुई सत्ता को हिलाकर रख दिया और अंततोगत्वा हिंदवी स्वराज की स्थापना की। अपने जीवन के अंदर, एक ही जीवन में इतने सारे साहस और पराक्रम किए कि शायद ही कोई व्यक्ति कर पाए। अपनी जान की बाजी लगाकर, जान को हथेली में रखकर हमेशा के लिए किस प्रकार से स्वधर्म और स्वराज का झंडा आगे बढ़े, इसके लिए उन्होंने हमेशा पराक्रम करने के लिए वो प्रयत्नशील रहे। और ये जिला और ये स्थान इसलिए भी ऐतिहासिक है कि पूरे पश्चिम भारत में सबसे पहली भारत की नौसेना बनाने का काम शिवाजी महाराज ने इसी पवित्र भूमि पर, यहां से लेकर अफ्रीका तक, जो दरियाई लुटेरे माल की आवाजाही को रोकते थे, और उस वक्त अंग्रेजों ने भी, यूरोपियनों ने भी दृष्टि डालना शुरू किया था। वो दूरंदेशी व्यक्ति ने उस वक्त नाप लिया था कि नौसेना नहीं है तो देश सुरक्षित नहीं रह सकता। इतना लंबा सागर किनारा जिस देश को है, उसको सुरक्षित करना चाहिए। और मित्रों, इसी सिंधु दुर्ग की भूमि पर विकास के एक के बाद एक काम निरंतर करने का अगर किसी को यश प्राप्त है तो श्री नारायण राणे जी को प्राप्त है। इसमें आज एक और कड़ी जुड़ गई। नारायण राणे जी की छवि कई प्रकार से कई लोग वर्णित करते हैं, मगर मैं उनको देखता हूं कि जहां पर भी अन्याय होता है, वहां अन्याय के खिलाफ खौफ रखे बगैर, डर रखे बगैर संघर्ष करने वाले व्यक्ति की। और ये बहुत महत्वपूर्ण है सार्वजनिक जीवन में, क्योंकि जो अपने अन्याय के सामने नहीं लड़ सकता, वो जनता के अन्याय के सामने कभी नहीं लड़ सकता। और राणे साहब के जीवन में जब कभी भी अन्याय के मौके आए, तब उन्होंने निश्चित रूप से भविष्य की सोच करे बगैर अन्याय का सामना किया, उसके खिलाफ संघर्ष किया। और इसीलिए इनकी राजनीतिक यात्रा बहुत टेढ़ी मेढ़ी है। मुझे भी कुछ पत्रकारों ने कहा कि आपके यहां भी अन्याय होगा तो क्या होगा। मैंने बोला हम अन्याय करेंगे ही नहीं, सम्मान करेंगे, आप चिंता मत करें। भारतीय जनता पार्टी को मालूम है कि राणे साहब जैसे नेता को किस प्रकार से संभालना और किस प्रकार से सम्मान देना, वो भारतीय जनता पार्टी को आता है। एक ही बात का मैं राणे साहब को आग्रह करना चाहता हूं कि आपकी लाइब्रेरी मैंने आते वक्त देखी, बाहर से देखी है, मगर बहुत सुंदर मकान आपने बनाया है।
मेरा आपसे आग्रह है कि सिर्फ मेडिकल के रिलेटेड पुस्तक इसके अंदर न रखिएगा, देश का इतिहास, महाराष्ट्र का इतिहास और स्वतंत्रता संग्राम के पुस्तक भी रखिएगा, जिससे बच्चे ये समझ पाए कि आज हम यहाँ पर खड़े हैं, किस प्रकार से खड़े हैं, कितनी पीढ़ियों के संघर्ष के बाद खड़े हैं, कितनी पीढ़ियों के बलिदान के बाद आज हम यहाँ पर पहुंचे हैं, ये बच्चे समझ पाए। इसलिए लाइब्रेरी को बड़ी समृद्ध लाइब्रेरी बनाइए, ऐसी मेरा आपको विनंती है। और इसमें कहीं पर भी मेरी मदद लगती है तो आप जरूर मुझे कह सकते हैं, क्योंकि मैं प्रोडक्ट ही लाइब्रेरी की हूँ, पुस्तकों ने ही मुझे बनाया है। इसलिए मेरा हमेशा आग्रह रहता है कि लाइब्रेरी जितनी भी बढ़ती है, इतनी देश की युवा पीढ़ी ज्यादा तरक्की करती है। मित्रों, मैं महाराष्ट्र में आया हूं, मैं पार्टी अध्यक्ष था तब यहां चुनाव हुआ था, देवेंद्र जी के नेतृत्व में हम चुनाव लड़े थे और इसके बाद में एक 3 व्हील वाली ऑटो रिक्शा की सरकार बन गई। एक ऐसी ऑटो रिक्शा जैसी सरकार है जिसके 3 पहिए हैं, इसमें तो कोई आपत्ति नहीं, चलो भाई चौथा पहिया नहीं है, परंतु तीनों पहिए अलग अलग दिशा में चलते हैं। एक पूर्व में चलता है, एक पश्चिम में चलता है, एक उत्तर में चलता है और दक्षिण से पीछे से कोई खींचता है। ये सरकार हर मोर्चे पर विफल गई है और मैं आज महाराष्ट्र की जनता को कहने आया हूं कि आपने जो जनादेश दिया था, वो पवित्र जनादेश का अनादर कर एक अपवित्र गठबंधन बनकर सत्ता की लालच के कारण यहां पर सरकार बनी है। जनादेश क्या था? जनादेश था मोदी जी और देवेंद्र जी के नेतृत्व में यहां भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की सरकार बनी। जो कहते हैं कि हमने वादा तोड़ा है, मैं इनको याद कराना चाहता हूं, भैया हम तो वादे पर खड़े रहने वाले लोग हैं, इस प्रकार के सफेद झूठ नहीं बोलते हैं। बिहार में देवेंद्र जी इंचार्ज थे, हम चुनाव लड़े, बिहार में नीतीश जी हमसे ज्यादा सीटें लड़ते थे, हमारा वादा था कि एनडीए की सरकार बनती है तो नीतीश जी मुख्यमंत्री बनेंगे। हुआ ऐसा कि हमारी सीटें ज्यादा आई, उनकी सीटें कम आई। नीतीश जी ने राजनीतिक के हिसाब से कह भी दिया कि आप भाजपा का मुख्यमंत्री बनाइए, आपका अधिकार है, क्योंकि आपके एमएलए ज्यादा चुनकर आए हैं। परंतु भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने निर्णय किया, प्रधानमंत्री जी ने निर्णय किया कि भारतीय जनता पार्टी वादे से नहीं मुकरती है और आज नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री। और ये कहते हैं हमें एक कमरे में वादा दिया था और मैंने वादा दिया था। मैं कभी कुछ कमरे में नहीं करता, डंके की चोट पर सार्वजनिक रूप से करता हूं। कभी मैंने कमरे की पॉलिटिक्स नहीं की। मैं जनता के बीच में रहने वाला व्यक्ति हूं और नहीं डरता किसी से। जो होता है वो सबके बीच में धड़ल्ले के साथ मैं बोलता हूं। और मैं फिर से कहने आया हूं कि ऐसा कोई वादा नहीं किया था। चलो मान लो वादा किया था, तो उद्धव जी आपकी सभी प्रत्याशियों के बैनर पर आपसे 2.5 गुना बड़ा फोटो नरेंद्र मोदी का लटका कर आप प्रचार करते थे, मोदी जी के नाम पर वोट मांगते थे। मेरे साथ आपकी रैली हुई, मोदी जी के साथ आपकी रैली हुई, हर जगह हमने कहा कि एनडीए की सरकार बनाइए, देवेंद्र फडणवीस हमारे नेता है, वो मुख्यमंत्री बनेंगे। क्यों नहीं बोले भाई आप? उस वक्त क्यों नहीं बोले? परंतु मित्रों, ना कोई ऐसा वादा था, न ऐसी बात हुई थी। सत्ता के मोह के अंदर बाला साहब ठाकरे के सारे सिद्धांतों को तापी नदी में डालकर ये सत्ता पर बैठ गए। आज धारा 370 हटती है, डरते 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 स्टेटमेंट करते, हम स्वागत करते हैं, हम स्वागत करते हैं। भव्य राम मंदिर बनाने का फैसला होता है, मैं जाऊंगा नहीं जाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा। क्यों भाई, क्या हो गया? हम तो कभी नहीं डरे, पूरा ऑपोजिशन खिलाफ बैठा था, हमने दम के साथ हमारी बात की और धारा 370 को देश के संविधान से उखाड़ कर फेंका। राम जन्मभूमि मंदिर 550 साल से
दुनिया में हिंदू जहां पर भी रहता था वो ये मानता था कि प्रभु श्री राम का उनके जन्म स्थान पर एक बहुत बड़ा भव्य मंदिर बनना चाहिए। नहीं होता था। आजादी के बाद भी 70 साल हो गए, नहीं होता था। दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, देश की जनता ने नरेंद्र मोदी जी को मैंडेट दिया और नरेंद्र मोदी जी ने इसका एक ट्रस्ट बनाकर इसका भूमि पूजन कर कर अब श्री राम जन्मभूमि मंदिर के बनने की द्रुत गति से शुरुआत हो गई है। 2 साल के अंदर ही आसमान को छूने वाला प्रभु श्री राम का मंदिर वहां पर। भारतीय जनता पार्टी सिद्धांतों के लिए राजनीति में आई है, राजनीति के लिए सिद्धांत नहीं बनाती है। और मैं शिवसेना के मित्रों को कहना चाहता हूं कि आपने सिद्धांतों के लिए आप राजनीति में नहीं आए हो। बाला साहब चले गए, आप राजनीति के लिए सिद्धांत को तोड़ते मरोड़ते हो, मगर महाराष्ट्र की जनता आपको बहुत अच्छे तरीके से जानती है। और इसीलिए अभी पंचायत का चुनाव हुआ, हमने उसमें भी कुछ छिपा कर नहीं करा। भारतीय जनता पार्टी समर्थित पैनल कर चुनाव लड़े और लगभग 75 से 80% के आसपास भारतीय जनता पार्टी के हमारे कार्यकर्ताओं को महाराष्ट्र की जनता ने मैंडेट दिया है। आप तीनों साथ होने के बावजूद, क्योंकि महाराष्ट्र की जनता भी आपको जानती है। मैं आज भी कहना चाहता हूं महाराष्ट्र सरकार को, कोऑपरेटिव सेक्टर ढेर सारे किसानों के लिए एक बहुत बड़ा इनकी उपज को बेचने का साधन है। आप उसको पॉलिटिसाइज मत करिए। जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनके साकर कारखानों को एक के बाद एक आप लक्ष्य बनाते हो और क्या समझते हो कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता डर जाएंगे? ना, डरेंगे नहीं। डंके की चोट पर आपके सामने लड़ाई लड़कर किसानों की सेवा करेंगे। और ये स्वप्न पालिए भी मत पालिए स्वप्न। हमारे कार्यकर्ता डरेंगे नहीं। और मैं तो आपको इतना ही कहना चाहता हूं कि हम आपके रास्ते पर नहीं चलेंगे, मगर हम आपके रास्ते पर देवेंद्र भाई जब मुख्यमंत्री थे चले होते तो आपकी पार्टी का अस्तित्व भी न होता। मगर हम चलना नहीं चाहते, ये रास्ता हमें अभिप्रेत नहीं है। हम जन कल्याण के मार्ग पर चलते हैं, हम अंत्योदय के मार्ग पर चलते हैं, हम राष्ट्र भक्ति के मार्ग पर चलते हैं, हम राष्ट्र कल्याण के मार्ग पर चलते हैं। और यही सच्चा रास्ता है।